हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस पार्ट 2 लेट्स कंटिन्यू, जिसमें हम आफ्टर 12 जितने भी सब्जेक्ट्स की नॉलेज हमारे पास है आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको हमारे नोट्स काफी हेल्पफुल लगे। चलिए, हमने इनकम टैक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके साथ शुरू किया हुआ है, दैट इज इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अगर कंपेयर करा जाए तो बाकी सभी हेड्स में सबसे ज्यादा स्कोरिंग हेड यही है, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो आज हम इसका तीसरा पार्ट और लास्ट पार्ट लाए हैं, जिसमें हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट साथ के साथ कुछ अच्छे क्वेश्चंस और आपके साथ डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है और बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट और लोन को लेकर काफी चीजों को लेकर हम आपको इसमें पॉइंट्स बताएंगे जो आपने नोट जरूर बनाने हैं अपने एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, राइट। तो चलिए, क्वेश्चन है हमारे पास, मिस्टर एक्स ओन्स अ हाउस इन दिल्ली during previous year 21-22 3/4 portion of the house was self occupied, okay, and 1/4 was let out from 1/4/2021 to 31st March 2021। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए अपना प्रीवियस ईयर जानना। तो हमारा प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट है और 31 मार्च 2022 तक जाएगा, राइट। उसमें हमें बता रखा है कि जो मिस्टर एक्स हैं उनके पास जो एक घर है उसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर रखा है। 3/4 पोर्शन उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और जो 1/4 पोर्शन है वो लेट आउट किया हुआ है 1 अप्रैल 2021 से, यानी साल के शुरू से ही लेट आउट है। लेकिन 31 मार्च 2021 तक ही लेट आउट रहा, यानी 9 मंथ ही लेट आउट रहा। 31 मार्च 2000 सॉरी 31 दिसंबर होगा ये, ठीक कर देते हैं इसको हम, 31 दिसंबर 2021। तो 31 दिसंबर 2021 तक ये लेट आउट रहा, यानी आपके पास 9 मंथ तक ये लेट आउट रहा, ओके। चलिए, बाकी महीने वैकेंट रहा या सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये देखना पड़ेगा। ऑन अ रेंट ऑफ 700 पर मंथ, तो कितना रेंट मिल रहा है? 700 पर मंथ आपके पास रेंट मिल रहा है। अगर आप वर्किंग नोट में इस पैराग्राफ को कंक्लूड करते जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाता है क्वेश्चन को करना। फ्रॉम 1/1/2022 यानी जनवरी 2022 से दिस पोर्शन वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड। इसका मतलब इनको वैकेंसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। अगर प्रॉपर्टी वैकेंट हो और एक्चुअल रेंट वैकेंसी की वजह से कम आ रहा हो, तब एक्चुअल रेंट को हम कंसीडर कर लेते हैं ना, जीएवी। लेकिन अब इन्होंने ये प्रॉपर्टी अपने पास रखी है सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो इनको इसका बेनिफिट, वैकेंसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ हाउस दे रखी है 20,000 रुपीज, ओके। म्युनिसिपल टैक्सेस ड्यू दे रखी है। अभी हम देखेंगे अगर पेड दे रखा होगा तो डिडक्शन मिलेगी, और अगर इन्होंने म्युनिसिपल टैक्सेस पे नहीं करे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्सेस पे करना जरूरी है, राइट। और वो भी टीनेंट के द्वारा पे करना जरूरी है, सॉरी ऑनर के द्वारा पे करना जरूरी है। तो म्युनिसिपल टैक्सेस मस्ट बी पेड बाय ओनर। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर पास्ट कोई टैक्सेस ड्यू थे वो आपने पे करें तो उनकी डिडक्शन मिल जाएगी, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अगर आप एडवांस कोई म्युनिसिपल टैक्सेस पे करेंगे उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो म्युनिसिपल टैक्सेस को लेकर मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया इस क्वेश्चन के अंदर। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि म्युनिसिपल टैक्सेस एक तो पेड होने चाहिए, एंड दैट मस्ट बी पेड बाय द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। थर्ड, अगर एडवांस म्युनिसिपल टैक्सेस पे करे जा रहे हैं उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई ड्यू पुराने पड़े हुए पास्ट ईयर के कोई है तो उनकी डिडक्शन आपको जरूर मिल जाएगी, राइट। इसके अलावा कई सीवरेज टैक्सेस होते हैं, वाटर टैक्स होते हैं, तो अगर वो टैक्सेस आते हैं तो उनको भी आपने बिल्कुल म्युनिसिपल टैक्सेस की तरह ही सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। रिपेयर 2,000 रुपीज, फायर इंश्योरेंस 3,500, लैंड रेवेन्यू 4,000, ग्राउंड रेंट 200। ये सब बकवास है, इनका कोई यूज नहीं है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने जो अथॉरिटी है, जो इनकम टैक्स एक्ट है, उसमें क्लियरली मेंशन है कि 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जा रही है इन सभी खर्चों के रिस्पेक्ट में। तो आप ये अलग अलग खर्चे क्यों बता रही हो, है ना। तो गवर्नमेंट ने, टैक्स अथॉरिटी ने आपके पास डायरेक्ट ये क्लियर कर रखा है कि आप अपने इन सभी खर्चों के रिस्पेक्ट में जो भी जीएवी आपकी आई, राइट, सॉरी एनएवी आपके पास जो भी आई, उसका सीधा 30% डिडक्ट कर दीजिए इन सभी खर्चों के रिस्पेक्ट में, जो कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसीलिए रिपेयर, फायर इंश्योरेंस और लैंड रेवेन्यू, ग्राउंड रेट सब कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, और मैंने पहले ही क्वेश्चन पे कट लगा दिया। अब आता है लोन, और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट यही है इस चैप्टर के अंदर। अ लोन ऑफ 1 लाख रुपीज वाज टेकन ऑन 1 अप्रैल 2016 एट द रेट ऑफ 9% per annum for the construction of house which was completed on 28 March 2018। नथिंग हैज बीन रीपेड, कुछ भी लोन अभी रीपे नहीं करा गया, यानी करंट ईयर में अभी ये लोन चल रहा है। फाइंड हिज इनकम फॉर असेसमेंट ईयर। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। हमने सबसे पहले दो हिस्से बना लिए इसके, 1/4 और 3/4। 1/4 क्या है? लेट आउट है, वो मैंने आगे लिखा है, और 3/4 इसका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, राइट।
तो चलिए 1/4 म्यूनिसिपल वैल्यू है 20,000, तो अगर हम इसका 1/4 निकालें तो ये कितना आ जाएगा 5,000 रुपीज। देखिए जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है उन सब में ये डैश आ जाता है आपके पास। सीधा अगर मैं इसकी बात करूं एनएवी पे आप पहुंच जाइए, एनएवी आपके पास नील आएगी, यानी सब कुछ सेल्फ ऑक्यूपाइड का नील हो जाएगा आपके पास। तो एनएवी तक तो हम पहुंच गए सेल्फ ऑक्यूपाइड में, बस अब रेंटेड में पहुंचना है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में आंख बंद करके एनएवी नील कर दीजिए। तो बच्चा सवाल पूछता है कि फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड को सॉल्व करने की जरूरत क्या है मैम। बहुत ही अच्छी बात यह है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन जरूर मिलेगी, और उसकी वजह से आपकी इस प्रॉपर्टी से जो इनकम है वो नेगेटिव आ जाती है, राइट। अब आपकी मान लीजिए फर्स्ट पार्ट से इनकम पॉजिटिव है और सेकंड पार्ट से इनकम आपकी नेगेटिव है, तो इन दोनों को सेट ऑफ किया जाता है और बची हुई इनकम ही टैक्सेबल होती है। तो है ना मजे की बात। तो चलिए हम सेल्फ ऑक्यूपाइड भी सॉल्व करेंगे, लेकिन सब चीजें लिखकर लास्ट में एनएवी हमने क्या लिख दी है, नील लिख दी है। अब हमारे पास आप देखेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू जो है वो 20,000 रुपीज है, उसका 1/4 ही यहाँ पर आ सकता है, वो हमने लिख दिया 1/4 रुपीज, राइट। फेयर रेंट क्या होता है? फेयर रेंट अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा हो तो ठीक है, नहीं तो फेयर रेंट होता है उस आसपास की लोकेलिटी में क्या रेंट बनता है। तो हमें बताया गया था कि इसको 700 रुपए पर रखा गया है, तो अगर आपको क्वेश्चन में ना दे रखा हो तो फेयर रेंट यही ना मान लीजिए कि यही फेयर रेंट है, ऑब्वियसली तभी तो ये पर्सन ले रहा है। तो 700 इंटू 12 करके, क्योंकि ये एनुअल आता है आपके पास और ये है इसी प्रॉपर्टी का, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 8400। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? जो स्टेट गवर्नमेंट तय करती है, मैक्सिमम रेंट होता है, इससे ज्यादा रेंट आप नहीं चार्ज कर सकते, ये बहुत ही कम स्टेट्स में होता है, तो ये नहीं दे रखा आपको क्वेश्चन में, छोड़ दीजिए। अब इन दोनों में से क्या रूल है, इन दोनों में से हायर हम लेते हैं, तो यही आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो गया, राइट, क्लियर। नाउ एक्चुअल रेंट की अगर बारी आती है तो 700 रुपए आपको कितने मंथ का मिल रहा है, ओनली 9 मंथ, क्योंकि 9 मंथ ही रेंट पर है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 6300। अब आपको थोड़ा ध्यान देना होता है, इन दोनों में हायर, फिर जो आंसर आता है उसका स्टैंडर्ड रेंट के साथ लोअर लेना होता है, फिर आपका एक्सपेक्टेड रेंट आ जाता है, फिर एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में हमें हायर लेना होता है, जनरल रूल यही है। लेकिन अगर एक्चुअल रेंट वैकेंसी की वजह से कम होता है तो हम थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं और सोचते हैं कि एक्चुअल रेंट अगर सिर्फ वैकेंसी की वजह से कम है तो फिर हम लोअर ले लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हमें बहुत क्लियर था कि ये जो 3 महीने का पीरियड है इसमें वैकेंसी नहीं थी, इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड था, तो इसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर इन दोनों में से जो हायर है वही आपकी जीएवी हो गई 8400, क्लियर। अब बात करते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस की। तो क्या म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करे गए थे? पूरा क्वेश्चन हमने रीड कर लिया, ड्यू ही लिखा था, पे नहीं लिखा था, तो डिडक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता, राइट। अब हमारी क्या आ गई, एनएवी आ गई 8400। तो चलो अब हम दोनों पार्ट में बराबर पहुंच चुके हैं। 8400 एनएवी आ गई है 1/4 पोर्शन से, जो कि लेट आउट था आपके पास, और ये सेल्फ ऑक्यूपाइड था, तो इसका आंसर हमने क्या लिख रखा है, नील। यहां तक तो आपने लिखना ही लिखना है, प्रेजेंटेशन का पार्ट है, दोनों साथ साथ लिख देंगे, टेबल डबल भी नहीं बनाना पड़ेगा आपको, राइट। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात आती है, तो 8400 का 30/100 कर दीजिए, 8400 इंटू 30%, तो ये आ जाएगा आपके पास 2520। इसका तो कुछ नहीं होगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन आप कैलकुलेट करेंगे उसके दो हिस्से कर लीजिएगा, करंट ईयर, कि करंट ईयर में ये लोन बकाया है या नहीं, तो उसने बहुत क्लियरली लिखा था कुछ भी पे नहीं करा है, लिखा था ना, नथिंग हैज बीन रीपेड। और एक होगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्लीज आप पूरा लिखेंगे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो करंट ईयर में तो ये लोन पूरा ही है, कितना लोन लिया था हमने, 1,00,000 रुपीज, तो करंट ईयर की अगर बात करें तो 1,00,000 का 9%, यानी 9% पूरा इंटरेस्ट बनता है हमारे पास, कितना बन जाएगा ये 9,000 रुपीज। अब आती आती आपके पास प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे काउंट होते हैं, जिस दिन आपने लोन लिया वो डेट लिखो, ये देखिए 1 अप्रैल 2016, इस दिन आपने लोन लिया। अब आपने ये देखना है कि कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई, ध्यान से सुनिएगा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई 28 मार्च 2018। तो जब भी आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो उससे प्रिसीडिंग, यानी उससे पहले वाला 31 मार्च ढूंढना है आपने। अब बच्चा कहेगा दीदी अगर 31 मार्च हो तो तब भी उससे पहले वाला, हाँ अगर 1 अप्रैल 2018 होता तो 31 मार्च 2018 आप ले सकते थे, लेकिन 28 मार्च 2018 से पहले वाला 31 मार्च जो है वो कब आया होगा, 31 मार्च 2017, क्लियर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जिस ईयर में आपने लोन लिया 16-17 में, उस ईयर में ही आपकी कंस्ट्रक्शन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड अगर कंप्लीट हो जाए तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट नहीं लगाया जाता, क्लियर। जिस ईयर में आपने लोन लिया, अगर आपकी कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन तो इसमें कंप्लीट नहीं हुई ऑब्वियसली, लेकिन अगर हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड देखें तो 1 ईयर में ही हो गया, उसी ईयर में अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए तो आपको
जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती। हाँ, अगर ये 2018 होता या 2019 होता फिर जरूर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता। तो हम आपको एक आइडिया दे देते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता। फॉर एग्जांपल अगर ये 2018 होता, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर ये 2018 होता तो कितने साल हो गए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के? 2 साल हो गए। फिर हम लिखते हैं 1 लाख रुपीज इंटू 9/100 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि 12 मंथ हो गए आपके पास, इंटू 1/5 फिक्स। तो 1 लाख का 9%, क्योंकि 24 महीने हो गए थे तो 24/12। अगर 28 महीने हो, जितने भी मंथ हो, तो मंथ डिवाइडेड बाय 12 और 1/5 यहाँ पे फिक्स है। क्लियर? उससे आपका इंटरेस्ट निकलता। बट यहाँ पर क्यों नहीं निकलेगा इंटरेस्ट? क्योंकि जिस ईयर में आपने लोन लिया है उस ईयर में ही आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कंप्लीट हो गया, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा। तो सिर्फ आपके पास जो इंटरेस्ट ऑन लोन बना वो 9,000 बना, राइट? अब 9,000 के 2 हिस्से किए जाएंगे, 1/4 अलग और 3/4 अलग। तो अगर हम 1/4 करते हैं तो ये बनता है 2250, राइट? और बाकी का अगर बचेगा 9,000 में से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 6750। तो जो 6750 वो यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो गया और 2250 यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी दोनों के अंदर। तो यहाँ पर 8400 में से अगर हम ये दोनों माइनस कर देंगे तो ये आ रहा है 3630, विच इज पॉजिटिव इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, और इसमें हमारा आएगा 6750। अब अगर आप मिस्टर एक्स की टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करें, टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, तो कैसे कैलकुलेट होती है? ध्यान से सुनिएगा। ये पॉजिटिव अमाउंट है, इसमें से ये नेगेटिव अमाउंट माइनस करेंगे क्योंकि सेट ऑफ करना होता है, तो इनकी नेगेटिव ही इनकम बन रही है, यानी इनका टैक्सेबल नहीं होगा ये अमाउंट, राइट? तो आपके पास टैक्सेबिलिटी नहीं बनेगी यहाँ पर। क्लियर? सॉरी, इट्स 3120 रुपीज, राइट? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आपके साथ एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कब इंटरेस्ट की मैक्सिमम लिमिट क्या है। जैसे कि अभी ये देखिए, ये लेट आउट हाउस था और ये आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस था, तो इंटरेस्ट ऑन लोन की मैक्सिमम लिमिट भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि जितना मर्जी आप इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन ले लें, तो उसको लेकर लिमिट है। तो उसका हम एक बार कंक्लूजन टेबल देखते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहे। ये देखिए सबसे पहले अभी याद करते हैं, हमने म्युनिसिपल टैक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताया कि म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन कब मिलेगी। एक तो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड होने चाहिए, वो पे ऑनर के द्वारा किए जाने चाहिए, राइट? और अगर पास्ट है और करंट ईयर का है तभी डिडक्शन मिलेगी। अगर आपके पास नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड अगर आप दे देते हैं तो उसकी डिडक्शन म्युनिसिपल टैक्सेस के रिस्पेक्ट में नहीं मिलेगी। म्युनिसिपल टैक्सेस के अलावा कई बार क्वेश्चन में आपको सीवरेज टैक्सेस या फिर वाटर टैक्स भी दे देगा, तो आप उन्हें भी डिडक्ट कर सकते हैं, लेकिन रूल वही है, पेमेंट होनी चाहिए ऑनर के द्वारा, राइट? अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा है किसके रिस्पेक्ट में? इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में। तो यही 2-4 चीजें इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये क्लियर है तो ये आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन डील कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ लिखा है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो इन 4 पॉइंट में सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसी में लिमिट है। अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है तो कोई लिमिट नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन की। कितनी लिमिट है? मतलब अगर आपका लेट आउट प्रॉपर्टी है और आपका इंटरेस्ट ऑन लोन बन रहा है तो कोई लिमिट नहीं है, कितने भी लिमिट तक आपके पास डिडक्ट होगा। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जैसे कि अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया, तो आप देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में भी इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट हुआ था ना यहाँ पर, तो इसको लेकर ये लिमिट बता रहा है कि ये लिमिट कितने तक आपको दी जाएगी, क्योंकि आपका बेनिफिट उठाने का एक लिमिट होना चाहिए ना। क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, लेट आउट प्रॉपर्टी से इनकम हो रही थी, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन लोन के सब्ट्रैक्ट होने की वजह से उसका टैक्सेबल इनकम नहीं बना, है ना? तो इसी वजह से ये रूल बनाया गया है। तो ये रूल क्या है? इस रूल के अकॉर्डिंग आपके पास जो मैक्सिमम लिमिट्स है वो तय करी गई हैं। किसके अंदर? ये तय करी गई हैं हमारे पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज में। चलिए, तो अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ध्यान से देखिएगा, अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और ये प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 1999 यानी 1 अप्रैल 1999 के बाद ये लोन लिया गया है, सॉरी, ये लोन लिया गया है, और ये लोन या तो कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया है या नया घर खरीदने के लिए लिया गया है, तो इसमें आपके पास जो मैक्सिमम लिमिट आपको मिलेगी वो 2 लाख मिलेगी। यानी अगर ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें 2,50,000 रुपए का 3/4 वाले हिस्से में इंटरेस्ट बनता, तो 2 लाख से ज्यादा इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती, याद रखिएगा इसको। और अगर आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और आपने सेम 1 अप्रैल 1999 के बाद आपने ये लोन लिया है और रिपेयर के लिए लिया है, तब सिर्फ 30,000 रुपए का इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको मिलेगी।
अब ये तो हो गए आफ्टर। अगर आपने ये जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है इसकी कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए लोन लिया है 1 अप्रैल 1999 से पहले, 1999 से पहले, तब भी ये लिमिट 30,000 है। बिफोर 1/4 अगर आपने रिपेयर के लिए लिया तब भी 30,000। तो आप चाहो तो इस पॉइंट को एक ही पॉइंट समझ के चलो, मतलब बेसिकली ये पॉइंट आपने याद रखना है और एक ये पॉइंट याद रखना है, 3 पॉइंट आपने याद रखनी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है, ठीक है, और आपने लोन कभी भी लिया है कंस्ट्रक्शन और परचेज करने के लिए प्रॉपर्टी के, तो आपकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और आपने 1 अप्रैल से पहले, सॉरी 1 अप्रैल के बाद वो लोन लिया है, तो 2 लाख की लिमिट है। और अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आपने रिपेयर के लिए लिया है या 1 अप्रैल 1999 से पहले आपने कंस्ट्रक्शन या रिपेयर के लिए लिया है, तो 30,000 रुपए का ही मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्ट होगा। यानी जब आपने इंटरेस्ट निकाल लिया उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका लोन इनसे कम है, इंटरेस्ट कम है, तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा डिडक्शन आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगी। सिर्फ ये कहां ध्यान रखना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में। लेट आउट प्रॉपर्टी में नो लिमिट, कितना भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें डिफरेंट कंसेप्ट है। अगर मान लीजिए कोई भी आपके पास असेसी है, उसके पास 2 प्रॉपर्टीज है और वो दोनों की दोनों प्रॉपर्टी को जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड करके बैठा है, ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन हम आपके सामने लेंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी आपको क्लियर कर दिया था कि इसमें आपके पास एक ही हाउस जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड रह सकता है, दूसरा नहीं। तो यहाँ पर कैसे ट्रीट किया जाता है, मतलब एक हाउस को टैक्सेबल किया जाएगा। तो यहाँ पर उसको ऑप्शन दी जाती है कि भैया एक काम करो, आप दोनों हाउस की ना एनएवी निकाल लो, इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी निकाल लो। फिर तुम्हें लगता है कि जिस हाउस पे तुम्हारी कम टैक्सेबिलिटी बनती है, तुम उस हाउस को रेंटेड हाउस मानो। अब हमें फिलहाल तो नहीं पता कि हाउस 1 को लेट आउट लेना चाहिए या 2 को, लेकिन लेना तो पड़ेगा, है ना। तो वेयर द असेसी हैज ऑक्यूपाइड मोर देन 1 हाउस, तो अगर उसके पास एक से ज्यादा घर हो फॉर अ रेजिडेंस फॉर हिमसेल्फ एंड फैमिली मेंबर, ही हैज टू मेक अ चॉइस ऑफ 1 हाउस ओनली। तो उसको एक हाउस ही सेल्फ ऑक्यूपाइड लेना पड़ेगा, दूसरा उसको क्या मानना पड़ेगा, रेंटेड मानना पड़ेगा, है ना। तो इसके केस में हम क्या करते हैं, other self-occupied house will be treated as if they were let out and their annual value will be determined in the same manner as we discussed in the case of let out property। मतलब फिलहाल आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको एक घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड और एक को लेट आउट मानना पड़ेगा। एक बार ये ऑप्शन करके देखेंगे, दूसरी ऑप्शन में हम इसको लेट आउट और इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे। बट उससे भी बेटर तरीका क्या है कि दोनों की ना एक बार आप एनएवी निकाल लीजिए, राइट। उसके बाद आसान हो जाता है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि 2 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे यहाँ पर इसके पास। वो 2 ऑप्शन क्या होंगे, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, इन दोनों में से जिसमें उसकी टैक्सेबल इनकम कम बन रही होगी उसी में जाके वो करेगा। तो फिलहाल हम ये टेबल लेते हैं, फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस हमने लिखा, अपना टेबल फिर से तैयार करके रख दिया। म्युनिसिपल वैल्यू फर्स्ट हाउस की आप देखिए 60,000 रुपीज है, वो हमने यहाँ लिख दी, ठीक है। दूसरे घर की 90,000 रुपए है, वो हमने यहाँ लिख दी, क्लियर। उसके बाद आपके पास फेयर रेंटल वैल्यू भी दे रखा है 72,000 और 1,20,000, तो 72,000 यहाँ लिख दिया, 1,20,000 यहाँ लिख दिया। स्टैंडर्ड रेंट फर्स्ट हाउस का कुछ नहीं है, सेकंड हाउस का आपके पास 1 लाख रुपीज दे रखा है, तो हम यहाँ पर ये लिख देते हैं, राइट। एक्सपेक्टेड रेंट इनमें से हाइयर आ जाएगा 72,000, है ना। पहले क्या होता है, हाइयर फिर लोअर। अब इन दोनों में से हाइयर है 1,20,000, फिर 1,20,000 को 1 लाख से लोअर कंपेयर करते हैं तो 1 लाख आ गया। तो क्या होता है, हाइयर फिर लोअर। एक्चुअल रेंट यहाँ पे मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये प्रॉपर्टी एक्चुअली में रेंट पे है ही नहीं, ये दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो इनको डैश छोड़ दीजिए, यही आपकी जीएबी हो जाएगी, ठीक है जी, यही आपकी क्या हो गई, जीएबी हो गई। ना म्यूनिसिपल टैक्सेस लिखा हुआ है कि 6,000 रुपए फर्स्ट हाउस के पे करें और सेकंड के 9,000 रुपए, तो इसमें से 6,000 रुपए माइनस हो गए, इसमें से 9,000 रुपए माइनस हो गए। एनएवी हमारे पास आ गई, इसकी आ गई 66,000 और इसकी आ गई हमारे पास 91,000। अब इसी का 30%, 66,000 का 30% कितना हो जाएगा, 19,800, और इसका आपके पास आ जाएगा 27,300। और अगर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन हो तो वो भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग, राइट। उसके बाद हमारी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी हम प्रॉपर तरीके से निकाल लेंगे, क्लियर। यहां तक का आपका प्रोसीजर चेंज नहीं है, सेम है, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब आपने क्या करना है, देखो देखने पर ही ऑप्शन पता चल रही है कि हाउस 1 को ही जो है वो आपको लेट आउट मानना चाहिए। तो ऑप्शन 1 ये है कि हम सेल्फ ऑक्यूपाइड फर्स्ट को माने और लेट आउट जो है वो सेकंड को माने। अगर हम सेल्फ ऑक्यूपाइड को सेल्फ सॉरी फर्स्ट को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे तो उसका इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी मिल आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है। और अगर हम सेकंड को लेट आउट माने तो 63,700 रुपीज आपकी टोटल मिला के टैक्सेबल हो जाएगा। ऑप्शन 1 में या तो आप इसको टैक्सेबल इनकम ले लो, ऑप्शन 2 क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड सेकंड कर लो और लेट आउट वाला फर्स्ट कर लो।
तो अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो ये निल हो गया, और फर्स्ट वाला लेट आउट है तो 46,200 रुपीज आपकी टैक्सेबल इनकम बन गई। अब आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं अगर आपके दो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, तो आप बताइए इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऑब्वियसली ऑप्शन 2, क्योंकि उसमें जो टैक्सेबल इनकम बनेगी वो कम बनेगी, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं एक और बहुत ही अच्छा सा बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं, और आई होप इसके बाद आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। थ्री ब्रदर्स ABC हैविंग इक्वल शेयर आर को ओनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी। तो तीन भाइयों की एक प्रॉपर्टी है कंसिस्टिंग ऑफ 6 आइडेंटिकल यूनिट्स, मतलब हो सकता है उसमें से 6 फ्लोर्स हैं या 6 यूनिट है, जिस भी तरीके से हैं। तो तीन भाइयों की 6 आइडेंटिकल यूनिट है और तीनों में वो बराबर बराबर बटी हुई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि दो दो यूनिट सबके पास है, ठीक है जी। हाउस प्रॉपर्टी वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन 31st May 1998. Each of them occupy one unit of his residence and others three are let out at a rent of 5,000 per month. मतलब अगर 6 यूनिट्स हैं आपके पास, ठीक है ना, तो 6 यूनिट में से 3 यूनिट जो हैं वो सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी है और जो 3 यूनिट है वो लेट आउट कर रखी है। ये ना आप ये कह सकते हैं कि 50% हाउस जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 50% जो है वो लेट आउट है। तो उसी हिसाब से हमने इस टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। इनका शेयर बाद में हम इक्वल निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया है कि घर के दो हिस्से कर दिए, 50% लेट आउट पोर्शन और 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यानी 1/2 कर लेंगे। क्योंकि जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी ऐसे ही किया था, जो लेट आउट पोर्शन था उसका फ्रैक्शन अलग ले लिया था और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड था उसका फ्रैक्शन अलग ले लिया था। तो 50% हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 50% हाउस जो है वो लेट आउट है, राइट। म्यूनिसिपल वैल्यू पूरे घर की दे रखी है। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड 40% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू। रिपेयर ये सब हमारे काम का नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम, हाँ। इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन कितना है? 1,20,000। वन ऑफ द लेट आउट यूनिट वॉज वेकेंट फॉर वन ऑफ द 3 months, मतलब एक प्रॉपर्टी में से खाली है। तो आगे बता रखा है उस बारे में। ब्रदर ए वॉज ट्रांसफर टू मुंबई एंड वॉज नॉट एबल टू ऑक्यूपाई हिज हाउस प्रॉपर्टी फॉर 3 months। तो इन तीनों में से जो ए की प्रॉपर्टी थी वो 3 महीने खाली रही क्योंकि वो ट्रांसफर हो गए और उन्होंने उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड भी नहीं करा। तो ये 3 महीने वैकेंट रही, तो ठीक है, मतलब जो ए है उनको 1 महीने का रेंट नहीं मिला, राइट। तो इसमें से आप एक प्रॉपर्टी कोई भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा कोई इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा कि एक ही प्रॉपर्टी का आप अलग निकालिए। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर ऑल द 3 ब्रदर्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी के दो हिस्से कर लिए, 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड और 50% लेट आउट। तो उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन की बात करें तो एनएवी तक नील आ जाएंगे हम लोग, तो यहाँ तक हमने नील ले लिया, ठीक है। उसके बाद लेट आउट की बात करें तो ये म्यूनिसिपल वैल्यू पूरे घर की है, तो हाफ कितना आ जाएगा आपके पास? 1,50,000। फिर आता है फेयर रेंटल वैल्यू, ठीक है। तो फेयर रेंटल वैल्यू अगर ना दे रखा हो तो रेंट से निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो रेंट हमें दे रखा है 5,000 रुपए पर मंथ पर यूनिट। तो 5,000 रुपए अगर एक महीने का है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे साल का आ जाएगा, और एक यूनिट। और आपको पता है कि लेट आउट में 3 यूनिट्स है ना, क्योंकि 6 यूनिट थी और 3 यूनिट्स यहाँ पर है आपकी। तो इसका मतलब इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ गया 1,80,000 रुपीज का फेयर रेंट। स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इन दोनों में से जो हाइयर है वही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट बन गया 1,80,000 रुपीज। नाउ एक्चुअल रेंट थोड़ा सा समझेंगे आप लोग। आपको बहुत क्लियरली दे रखा है कि जो एक प्रॉपर्टी है वो वैकेंट है 3 महीने तक। तो एक जो यूनिट है, मान लीजिए जो फर्स्ट यूनिट है, मान लीजिए उसपे 5,000 इंटू 9 मंथ का रेंट मिल रहा है, यानी 45,000। बाकी जो सेकंड यूनिट है उस पे 5,000 इंटू 12, 5,000 इंटू 12, तो 3 यूनिट अलग अलग है ना, तो दोनों पर अलग अलग आपका रेंट मिल जाएगा। तो 60,000 60,000, तो टोटल मिलाकर जो हमारा रेंट यहाँ पर रिसीव हो रहा है, फर्स्ट यूनिट पर 9 मंथ का, सेकंड पे पूरे 12 महीने का और थर्ड पे भी पूरे 12 महीने का, तो ये कुल मिलाकर हमारे पास रिसीव हो गया एक्चुअल रेंट 1,65,000 रुपीज का, राइट। अब इन दोनों में से जो हाइयर होता है हम जनरली वही लेते हैं, लेकिन एक क्लॉज होता है, आपने चेक करना होता है कि एक्चुअल रेंट कहीं वैकेंसी की वजह से तो कम नहीं है। बिल्कुल सही। अगर 5,000 इंटू 3 रुपए अगर आपको मिल जाते है ना, 5,000 इंटू 3 मंथ के अगर आपको मिल जाते, 15,000 रुपए अगर मैं एक्चुअल रेंट में जोड़ दूं तो पूरे 1,80,000 होते हैं। तो मतलब तब तो आपके पास 1,80,000 एक्चुअल रेंट ठीक होता ना एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर। तो ऐसे केस में हम यहाँ लोअर लेते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि रेंट ठीक तय करा है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती तो एक और तरीका है, हम समझाते हैं अगर आपको समझ आए तो। जैसे आपके पास एक्सपेक्टेड रेंट आ जाए तो आप एक्सपेक्टेड रेंट को डिवाइड करके आंसर निकालिए कि रेंट क्या रखा जाना चाहिए था। तो कैसे डिवाइड करना है, देखिए 1,80,000 सबसे पहले डिवाइडेड बाय 3 यूनिट करो, क्योंकि एक यूनिट का रेंट हमें पता करना है। डिवाइडेड बाय 3 करा तो ये आ गया 60,000 रुपीज। डिवाइडेड बाय 12 करो तो एक्सपेक्टेड रेंट बोलता है कि इसको 5,000 रुपए मंथली रेंट रखना चाहिए अगर इसको वो वाला बेनिफिट लेना है तो, और इसने वाकई में 5,000 रुपए ही रेंट रख रखा है। तो इसी वजह से हम इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्चुअल रेंट पे बेस लेंगे। लेकिन अगर इसने रेंट रखा होता 4,000 रुपए या 4,500 रुपए,
है ना, जो कि एक्सपेक्टेड रेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, राइट। अगर एक्सपेक्टेड रेंट के अकॉर्डिंग इसका 5000 रेंट आना चाहिए, अगर ये अपना रेंट 5000 से कम रखता है तो इसको ये वाला बेनिफिट नहीं मिलता वैकेंसी वाला। लेकिन अगर इसका रेंट 5000 है, 7000 है, 8000 है और वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट कम आ रहा है तो इसको बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो इसने बिल्कुल सही रेंट तय किया था, इसलिए इसको बेनिफिट मिला कि इसमें से इसको लो जो है वो लिख दिया गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है, जो कि जनरल रूल से अलग है। म्यूनिसिपल टैक्सेस आपके पास देखिए दे रखा है 40% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू, तो 1,50,000 का 40% निकालेंगे 60,000। 60,000 हमारे पास म्यूनिसिपल टैक्सेस पे हो गए हैं, तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, तो एनएवी हमारे पास आ गई 1,05,000 रुपीज, राइट। अब इसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन देनी है हमने, यहाँ तो खैर नहीं आती। 1,05,000 का 30% अगर हम निकालेंगे 31,500 आ गया, क्लियर। अब बारी आती है इंटरेस्ट ऑन लोन की, जिसकी डिडक्शन दोनों में मिलती है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 1,20,000 रुपीज है, तो उसका आधा आधा कर देंगे हम लोग, क्योंकि 50-50% हमने ले रखा है, तो 60,000 रुपीज यहाँ डिडक्ट हो जाएंगे और 60,000 रुपीज आपके यहाँ डिडक्ट हो जाएंगे, राइट। अब हम देखते हैं इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी दोनों सिचुएशंस में। तो लेट आउट के केस में 13,500 रुपीज बच रहे हैं और यहाँ पर आपके पास 60,000 रुपए नेगेटिव आ रहा है, राइट, क्लियर। अब आप देखिए, आपको अलग अलग पता करना है कि इन तीनों की अलग अलग इनकम क्या है। तो पहले तो नेट इनकम कितनी है, नेट टैक्सेबल इनकम कितनी है पहले तो वो कैसे निकलेगी। 60,000 रुपीज आपका नेगेटिव का है, 30,500 आपका 13,500 पॉजिटिव है, तो अगर हम इसे माइनस करें तो नेगेटिव का ही आपका टैक्सेबल इनकम आएगा, दैट इज 46,500। अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है आपने, 3 पार्ट्स में, क्योंकि 3 ब्रदर्स का अलग अलग बताना है। तो 15,500 रुपए अलग अलग इनका नेगेटिव टैक्सेबल इनकम आ रहा है, जो कि बाकी किसी हेड में से जाके टैक्सेबल होगा, जो कि आप बाकी चैप्टर्स में सीखेंगे जब हम सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो आई होप आपके लिए ये क्वेश्चंस काफी यूजफुल रहे हों। अगर आपको हमारी वीडियोस यूजफुल लगे तो अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर जरूर करिए, अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।